नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का अगला लेक्चर देखेंगे। और जो मृदा और वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पतियां, तो इनसे संबंधित चैप्टर है पूरा। और जैसे ही ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो ग्रुप चल रहा है बीओ वाला, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज की डेट में हम लोग मृदा अवक्षय के बारे में देखेंगे, सॉइल डिप्लेशन के बारे में। देखिए, मृदा आमतौर पर क्या होता है कि मृदा का अवकर्षण अथवा अवक्षय होता है, मृदा में डिग्रेडेशन होता है, मृदा की उर्वरता में ह्रास यानी कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या होता है, मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है, अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट, मृदा अवकर्षण की दर जो है भाई भू आकृति पर निर्भर करती है कि कैसी आकृति है, जहाँ पर मिट्टी है, मृदा है, पवनों की गति की, वहाँ पर हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं, कितनी कम चल रही हैं, वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनमें भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं मृदा अवकर्षण के, यानी मृदा डिग्रेडेशन के। मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता सुधारने के लिए प्रमुख विधियां जो हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। कि जैसे सबसे पहली विधि है जैविक पदार्थ। कि देखिए, जैविक खेती करना, जैविक फसलों के अवशिष्ट भाग जैसे खली की खाद, हरी खाद, इनमें वृद्धि करना। और जैसे जो फसलें होती हैं उनका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो उसी खेत में रहना चाहिए, जिससे जो जैविक पदार्थ हैं उनसे एक अच्छे से मृदा की उर्वरता बनी रहे। दूसरा क्या है, रासायनिक उर्वरकों द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि। तो देखिए, रासायनिक उर्वरकों का भी एक मात्रा से ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृदा के लिए अच्छा नहीं होता है। सस्यावर्तन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसको। मतलब जैसे एक फसल बोने के बाद में उस भूमि को परती छोड़ देना, ठीक है, भूमि को खाली छोड़ देना। मिश्रित कृषि करना, मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि एक फसल के बाद दूसरी अच्छी फसल बोइए, उसके बाद अगली अच्छी फसल बोइए, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब देखिए, अगला जो चीज़ है वो है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन है। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानवों द्वारा ही इसे रोका जाना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति जो है मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है। मिट्टी की दशाओं को किन किन तरीक़ों से सुधारा जा सकता है, अब उन पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों के द्वारा होता है, इनसे बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम क्या है कि ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिन भूमियों का ढाल 15 से 25% ढाल है, तो उनका उपयोग, उन भूमियों का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना है। जिससे कृषि करने पे क्या होता है कि वहाँ की मृदा का अवक्षय हो जाता है, अपरदन हो जाता है, जिससे मिट्टी की जो मृदा है वो अच्छी नहीं होती। यदि किसी ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई होती है, बहुत ही ज़्यादा खेतों को चराया जाता है पशुओं के द्वारा, और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। भाई, स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मानव पहले यहाँ पर उसने कोई फसल उगाई इस ज़मीन पर, फिर उसके बाद यहाँ की ज़मीन को फसल उगाने के बाद जला देता है, जलाने के बाद फिर यहाँ छोड़कर वो किसी दूसरी जगह पर जाता है, यहाँ पर खेती करता है। तो ऐसे ये बंजर भूमियों का विकास भी होता रहता है। देखिए, विस्तृत क्षेत्र में अपरदन की चपेट में आ रहे हैं, किसके कारण, स्थानांतरित कृषि, अति चराई के कारण। ग्रामवासियों ने इनके दुष्परिणामों से अवगत कराकर इन्हें अति चराई, स्थानांतरित कृषि नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी होनी चाहिए। समोच्च रेखी सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए।
नियमित वानिकी और नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती करना और सस्यावर्तन, ये सारी की सारी विधियां हैं मृदा को ठीक रखने की। उपचार के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है कि जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के जो टीले होते हैं उनके प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर, कि जैसे वृक्ष की एक लंबी कतार बना दी जाए, ठीक है, कि जिससे मृदा अपरदन ना हो। वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चरवाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के लिए इस तरीके के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा भी देखिए स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने भी देश में विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण, लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी जो हैं एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं, मतलब तालमेल नहीं बनाया गया है। और इसीलिए मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय जो है भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं भी हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि का सर्वथा उपयोग किया जाना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व तो है उन लोगों पर, उनका उपयोग करते हैं जो उससे लाभ उठाते हैं, वही भूमि को अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इसकी पीडीएफ एक साथ ही बनाई गई है, तो आपको जैसे ही ये पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों से अभिप्राय क्या है, उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी, जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं, अपने अनुसार अनुकूलन बना लेती हैं, अच्छे से उगती हैं, अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय व मैंग्रोव, राजस्थान के मौसमी क्षेत्रों में, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, कि जैसे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में संयुक्त रूप से देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग 25% भाग स्थित है, जो इन 8 राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65% है। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, भाई वर्षा के अनुसार ही वन बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं। जिन भागों में भारी वर्षा होती वहाँ वन घने मिलते हैं, सघन मिलते हैं। सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन और कम वर्षा वाले भागों में कटीली वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सामान्य रूप से भारतीय वनों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए एक एक करके सभी प्रकार के वनों को हम लोग देखेंगे, कि जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका जो तापमान है 220 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा हो, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, और ये ऐसे वृक्ष उगते हैं, यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सदाबहारी वन कहा जाता है। ये वन बहुत ही घने होते हैं। इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से अगर देखते हैं हम लोग तो ताड़ है, महोगनी है, नारियल है, एबोनी है, अबुनास है, आबनूस है, और बांस है, रोजवुड है, बेत है। तो ये वृक्ष पाए जाते हैं भारत में भारत में इस प्रकार के वन 45 लाख हेक्टेयर में उगे हैं। अब देखिए सदाबहार वन कहाँ पर पाए गए हैं। सदाबहार वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, हिमालय की तराई में और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं हमें। ठीक है, अब देखिए अर्ध सदाबहार वन, देखिए इसी में आता है, कैटेगराइजेशन किया गया है। अर्ध सदाबहार वन, तो यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं।
और ये वन सदाबहारी और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे साइडर है, होलक है, कैल है। ठीक है, सदाबहारी वनों की मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए सदाबहारी वनों की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो ये वन घने होते हैं, घने वन होते हैं, वृक्षों की बहुरूपता होती है, कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व होता है, हजारों प्रकार के वन्य जीव प्राणी यहाँ पर रहते हैं, दलदली भूमि अतः विदोहन कठिन होता है यहाँ पर, और सीमित महत्व है। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं सदाबहारी वनों की। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं अधिक लंबे होते हैं, सघन होते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़ा, बहेड़ा, आंवला और महुआ, हल्दू के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार जो है हिमालय के गिरिपाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में मिलते हैं। देखिए इन वनों की लकड़ी मुलायम होती है, मजबूत और टिकाऊ होती है। ठीक है, भारत में देखिए भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इस प्रकार के वन फैले हैं। अब पतझड़ वाले वनों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए जैसे वृक्ष कम लंबे होते हैं, खुले वन होते हैं, समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष हैं, ये लगभग सभी जगहों पर समान रूप से पाए जाते हैं और अधिक व्यावसायिक हैं। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देख लेते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को देख लेते हैं। तो देखिए शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन भागों में वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ वर्षा ऋतु में लंबी घास उगाती है और नदी, झील, आर्द्र भागों के निकट पतझड़ वृक्षों के कंज और कतारें भी पाई जाती हैं। मैदानी भागों में क्या होता है कि मैदानी भागों में अब घास के मैदान समाप्त हो चुके हैं। यहाँ सभी ओर सिंचाई की सहायता से कृषि का विस्तार किया जा रहा है, परंतु पठारी भागों में कहीं कहीं पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था उनको हम लोगों ने देखा। शुष्क मरसली कांटेदार वनस्पति को अब हम लोग कल के लेक्चर में आगे हम लोग चलेंगे। जैसे ही इसकी PDF कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को PDF जो है BO मेंस वाले ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।